हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन ट्रिक्स। आज देखिए हम 8th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। यह है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो देखिए, जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे देशवासियों को गुलाम बनाया, यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। तो देखिए, ये लोग जो थे अंग्रेज लोग, ये व्यापार करने के मकसद से आए थे, लेकिन इन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और लगभग 200 साल तक हमारे देश पर शासन किया इन्होंने। तो किस प्रकार से किया, कैसे कैसे इन्होंने धीरे धीरे शासन स्थापित किया, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है हमारी, आधुनिक इतिहास। देखिए, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास से, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो देखिए थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमें समझनी है। चैप्टर थोड़ा लंबा है, ये आप ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो समझना ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। तो देखिए, हमने पढ़ा था, मुग़ल काल पढ़ा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आखिरी और शक्तिशाली बादशाह था वो औरंगजेब था। लेकिन 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थीं। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगीं, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। देखिए, जो औरंगजेब थे, इनकी मृत्यु के बाद शासक इतने शक्तिशाली नहीं रहे थे और लोगों ने अपनी अपनी रियासतें कायम कर ली थीं जगह जगह। उसके बाद 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? व्यापारिक कंपनी मतलब कि व्यापार करने के लिए कुछ लोग आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। देखिए, शासन करने के हिसाब से नहीं आए थे ये। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ। तो ध्यान से देखेंगे हम। देखिए, बहादुर शाह जफ़र है ये। बहादुर शाह जफ़र कौन था? ये मुग़ल बादशाहों का अंतिम बादशाह था। मुग़ल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था बहादुर शाह जफ़र। मैंने आपको बताया था इसकी याद करने की ट्रिक, भाजी सब्जी फोर मासा। भाजी से मतलब बी से ही स्टार्ट होते हैं इसके। बाबर ने ही इसको स्टार्ट किया था, मुग़ल साम्राज्य को, और बहादुर शाह जफ़र ने पर ख़त्म हुआ था। ये आखिरी शासक था। तो कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफ़र और उसके बेटों की गिरफ्तारी का चित्र है ये। औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हो गया, तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को ही अपना नेता मान लिया था। जब देखिए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 की क्रांति होगी, तो लोगों ने इसको ही अपना ये बादशाह बहादुर शाह जफ़र जो है, इसको ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, मतलब कि जब अंग्रेज़ों ने उस विद्रोह को कुचल दिया, सैनिक विद्रोह को, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बेटों को जफ़र के सामने ही मार डाला था और इसको म्यांमार भेज दिया गया था। आगे देखते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये कहाँ से आती है? ब्रिटिश से आती है ये, और यहाँ से होते हुए समुद्री रास्ते से कैप ऑफ गुड होप होते हुए, ये देखिए, ये अफ्रीका का कैप ऑफ गुड होप है, यहाँ से होते हुए और हमारे भारत में यहाँ से बम्बई और यहाँ से यहाँ आते थे ये लोग। व्यापार करने के लिए आते थे और ये 18वीं सदी में भारत तक आने वाले इतने रास्ते थे ये सब। आगे देखेंगे।
सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिसे कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो देखिए इसका मतलब है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, कब हुई? सन 1600 ईस्वी में हुई थी। और जब वहाँ ब्रिटिश की जो महारानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी, तो उनसे इन्होंने इजाज़त ली कि हम पूर्व की ओर, देखिए यहाँ से पूर्व की ओर ही है इंडिया, पूर्व की ओर हम व्यापार करना चाहते हैं और हमें इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने इजाज़तनामा दिया था और उनसे एकाधिकार मिल गया था कि ब्रिटिश के लोग, दूसरे लोग कोई भी इधर व्यापार नहीं करेंगे, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इसका मतलब ये था। फिर देखते हैं, इस इजाज़तनामे का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी, सिर्फ इंग्लैंड की, इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेची जा सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थीं। मतलब कि अगर और कोई कंपनी नहीं होगी उससे प्रतियोगिता करने के लिए, तो वो कंपनी अच्छा कमा सकती है। ये क्या करते थे? देखिए हमारे भारत से सस्ती चीज़ें खरीद कर लेके जाते थे और यूरोप में जाकर यहाँ पर महंगी कर कर उसको बेचा करते थे। यही इनका व्यापार होता था। आगे देखते हैं, वाणिज्यिक मीन्स क्या होता है? कॉमर्शियल। एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम, ऐसा बिजनेस होता है जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसको कॉमर्शियल कहते हैं, वाणिज्यिक। लेकिन यह शाही दस्तावेज जो देखिए महारानी एलिजाबेथ ने उनको लिखित में दिया था, दूसरी यूरोपीय ताकत को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। हमने देखिए पढ़ रखा है ये कि पुर्तगाल का एक यात्री था वास्को डी गामा, जो केरल के कालीकट तट पर सबसे पहले पहुंचा था। तो सबसे पहले हमारे भारत में कौन आया था विदेश से? तो वो पुर्तगाली थे, अंग्रेज नहीं थे। देखिए अंग्रेजों से पहले ही पुर्तगाली पहुंच गए थे। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने सन 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो समुद्री मार्ग से इंडिया को किसने खोजा था? तो वो पुर्तगाली था। कौन? वास्को डी गामा। तो 1498 में देखिए पहुंच गया था और 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो पहले ही पहुंच गया था ये। 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। इसके देखिए पुर्तगालियों के बाद कौन आ गए थे? डच आ गए थे। महासागर में व्यापारिक संभावनाएं तलाशने लगे थे। ये भी व्यापार करने के लिए आए थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए और उसके बाद फ्रांसीसी लोग भी आ गए थे फ्रांस से। आगे देखते हैं, समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। देखिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा मांग थी, सूती कपड़े और रेशमी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं। देखिए बहुत सारी कंपनियां आ गई थीं भारत में, 3-4 कंपनियां आईं और ये भी सस्ता माल खरीदना चाहती थी, ये भी और ये भी। तो क्या हुआ? चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं। जब देखिए मांग ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ने लगती है और उनसे मुनाफा गिरने लगा। अब देखिए एक कंपनी थी तो उसको ज़्यादा मुनाफा होता था, अब देखिए 3-4 कंपनियां आ गई तो उनको मुनाफा कम होने लगा।
अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। अब क्या होगा, बहुत सारी कंपनियां हो गई तो ये आपस में क्या हो गए, लड़ने लगे। लिहाजा बाजार पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी कंपनी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। तो ये क्या करते थे, तट पर देखिए किलेबंदी कर लेते थे, अपनी व्यापारिक चौकियां बना रखी थी इन्होंने जगह जगह, वहाँ पर ये माल इकट्ठा करते थे ला कर खरीद कर और समुद्री रास्ते से जहाज़ों में भरकर ले जाते थे यूरोप में जाकर ये ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। वास्को डी गामा कहते हैं कि यहाँ पर जब सबसे पहली बार आया तो उसने काली मिर्च खरीद कर ले गया और यूरोप में जाकर उसने 60 गुना अधिक कीमत पर उसको बेचा था और उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था। इसीलिए ये व्यापारिक कंपनियां सारी भारत आने लगी थी। अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। देखिए जो यहाँ पे जो शासक रहते थे भारत में उनसे भी ये टकराने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी सबसे पहले बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। हुगली नदी कहाँ है, ये बंगाल में है। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। देखिए उन्होंने एक फैक्ट्री खोली वहाँ पर और वहाँ पर सारी चीज़ें जो निर्यात करनी होती थी, यूरोप ले जानी होती थी उनको, वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते थे। यहाँ पर वेयर हाउस बना लिए थे उन्होंने और कंपनी के जो अफसर होते थे यहीं पर वो कार्यालय बनाकर अपने बैठा करते थे। और जो सौदागर होते थे जो अपना माल बेचना चाहते थे स्थानीय लोग, वो भी यहीं आकर आसपास बसने लगे थे। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। देखिए बाहर से एक किला बनाना स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि हमारे अंदर कंपनी में कोई बाहर का आदमी बिना इजाज़त के नहीं घुसे। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। देखिए कलकत्ता को इन्होंने खरीद लिया था मुग़ल बादशाह को रिश्वत देकर। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान क्या होता है? एक शाही आदेश होता है जो शासक के द्वारा दिया जाता है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। देखिए जो औरंगजेब ने फरमान जारी किया था उससे था कि सिर्फ कंपनी ही बिना शुल्क दिए व्यापार कर सकती है, लेकिन उन लोगों ने इसका भी गलत फ़ायदा उठाने लगे। जो देखिए अलग से व्यापार करते थे, कंपनी में जो लोग होते थे एक कंपनी के लिए करते थे वो काम, एक अपना निजी काम करते थे वो निजी तौर पर भी उस फरमान का फ़ायदा उठाने लगे थे। निजी तौर पर भी शुल्क नहीं देते थे वो। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां विरोध क्यों न करते? तो मुर्शीद
मुर्शीद कुली खां जो थे वो बंगाल के पहले नवाब थे। इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कंपनी का। देखिए मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये देखिए समुद्र है, समुद्र के किनारे कंपनी है ये, और यहाँ पर देखिए स्थानीय लोग अपना सामान लेकर बेचने आते थे। यहाँ ये लोग सस्ती कीमत पर खरीदते थे उसको और जहाज़ों में लाद कर यूरोप ले जाते थे। आगे देखते हैं, व्यापार से युद्धों तक। देखिए व्यापार करने आए थे और युद्ध करने लगे। कैसे हुआ ये सब? 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। देखिए बंगाल के नवाब कौन कौन थे ये आप याद रखेंगे। मुर्शीद कुली खां थे, उसके बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बने थे। ये बंगाल के नवाब थे। कौन नियुक्त करता था इनको? ये सब ये जो मुगल शासक थे वो ही इनको नियुक्त करते थे। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। देखिए बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, काफ़ी शक्तिशाली था ये। इसने जो कंपनी थी, कंपनी को कम रियायतें दी, मतलब कि उसके अधिकार छीनने लगे ये, और व्यापार के बदले उससे नजराने मांगे, मतलब कि अगर तुम व्यापार करोगे तो हमें कुछ उसके बदले दोगे, और उसे सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को रोकने लगा। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखीं और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। देखिए हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को अपमानित कर रहे थे ये लोग। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। तो ये कंपनी का कहना था कि अगर वो शुल्क हटाएगी तब हमें थोड़ा फ़ायदा होगा, तब हम कंपनी को चलाएंगे। इससे देखिए हमारे देश को भी फ़ायदा होता था, हमारी जो स्थानीय चीज़ें होती थीं वो बिक जाती थीं लोगों की। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति, मतलब इस टकरावों के फलस्वरूप क्या हुआ? प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। तो अब देखिए बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच एक बहुत भयानक युद्ध होता है, उसे कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कब बने? 1756 में। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। देखिए कंपनी चाहती थी कि ऐसा बंगाल का ऐसा नवाब हो जो हमारे इशारे पर नाचे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। देखिए कंपनी जो थी, जो बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला, इसके दुश्मनों के साथ मिल गई। इसके दुश्मनों से मिल गई वो, और मिलकर उसने सिराजुद्दौला को हराया। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज जहाज़ों को
अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे करने के लिए उधर का रुख किया। तो कलकत्ता की तरफ जैसे ही बढ़ा नवाब, तो तब क्या होता है, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। तो देखिए, मद्रास में तैनात थी इनकी दूसरे लोग अफसर जो थे, और उसमें रॉबर्ट क्लाइव था इनका सेनापति। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना आ गई जब कलकत्ता पर उन्होंने सुना कि वो कलकत्ता पर कब्जा करने जा रहा है। तो इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी, नौसैनिक भी थे इसमें। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। अब देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के मैदान में युद्ध होता है किसके बीच, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव की सेना, अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण था, इसमें देखिए अंग्रेज जीत जाते हैं। तो सिराजुद्दौला की हार का बड़ा कारण क्या था, उसके सेनापतियों में से एक सेनापति जो सिराजुद्दौला, ये देखिए सिराजुद्दौला का चित्र है, इसका सेनापति जो था वो इसके साथ गद्दारी कर देता है। इसका सेनापति था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र की गुजारियाँ भी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। देखिए, अंग्रेज जो थे, रॉबर्ट क्लाइव जो था ये जाकर इसके सेनापति मीर जाफ़र से मिल गया और मीर जाफ़र को बोला उसने कि सिराजुद्दौला को हराकर तुम्हें यहाँ का नवाब बना दिया जाएगा। तो जब युद्ध के मैदान में गई दोनों सेना, तो मीर जाफ़र ने अपनी सेना को वहाँ नहीं भेजा और सिराजुद्दौला हार गया और उस युद्ध में मारा गया सिराजुद्दौला। आगे देखते हैं। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। तो सबसे पहले कंपनी जो जीती, ये प्लासी का युद्ध ही जीती थी, इसलिए ये इस युद्ध की सन भी पूछ ली जाती है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो ये 1757 में हुआ था। आप भी याद रखेंगे, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। अब देखिए, इसका सेनापति जो था मीर जाफ़र, उसको नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अभी भी कंपनी व्यापार ही करना चाहती थी। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। अगर देखिए लड़ाई नहीं होती, सीधे व्यापार करते रहते, तो ये आसानी से करते रहते, किसी चीज़ को अपने कब्जे में नहीं लेते। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता को दिखाना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया। अब देखिए, मीर जाफ़र भी कंपनी का विरोध करने लगा क्योंकि कंपनी अपनी मनमानी करती थी। तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब देखिए, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। जब मीर कासिम भी परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। अब देखिए, बक्सर की लड़ाई होती है किस किस के बीच? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। तो 1764 में होती है ये वाली लड़ाई, 1757 में हुई थी। उसके बाद 1764 में होती है बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई से देखिए ये पूरा इनका जो पूरी तरीके से इनके कब्जे में आ गया था, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब देखिए, मीर कासिम को भी हटा दिया गया, दोबारा से फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, देखिए इन्होंने संधि कर ली
अब क्या होता था, नवाब हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देते थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे सैनिक रख लिए थे, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव अब ये खुद ही नवाब बनते हैं। अभी देखिए, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब देखिए, सम्राट जो था, मुगल सम्राट जो था, उसको 1765 में 1764 की बक्सर के युद्ध के बाद उसने नवाबों को हटा दिया कंपनी ने, और पूरे बंगाल प्रांत की दीवानी ले ली। दीवानी मतलब कि वहाँ पूरे बंगाल का राजस्व जो था अब कंपनी ही वसूलेगी। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। अब देखिए, सारे जहाँ से भी टैक्स आता था सारे उसी के नियंत्रण में हो गए। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में ही खरीदनी पड़ती थी। देखिए, भारत से जो चीज़ें वो खरीदते थे ब्रिटिश लोग, वो सोने चांदी के बदले खरीदते थे। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ें नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी, और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब देखिए, ये अंग्रेज क्या करेंगे, यहीं से टैक्स वसूलेंगे, क्योंकि यहाँ की दीवानी मिल गई, यहीं से राजस्व इकट्ठा करेंगे और उसी पैसों से अपनी सेना का रखरखाव करेंगे, और उसी पैसे से ये चीज़ों को खरीद कर और वहाँ जाकर यूरोप जाकर बेचेंगे। तो इससे इनको देखिए कितना मुनाफा होगा। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी, और कलकत्ते में किला और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। अब देखिए, जितना भी खर्चा होता था व्यापार को चलाने के लिए, ये सब ये भारत से ही लेने लगे, और जितना भी मुनाफा होता था टोटल, वो सारा मुनाफा इनका दुगना तिगना हो गया। अब देखते हैं आगे। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कैसे बन बैठे? नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। देखिए, कंपनी में जो भी कर्मचारी थे, काम करने वाले, सब नवाबों की तरह रहना चाहते थे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वे इंग्लैंड से मद्रास आया, मद्रास मतलब अब चेन्नई है, तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ। देखिए, इसने बेशुमार दौलत यहाँ से कमाई थी। जब ये 2 बार क्या बना था, 2 बार गवर्नर बना था। जब ये यहाँ से 1767 में दोबारा वहाँ लौटा, अपने देश लौटा, तो देखिए उसके पास 4,01,102 पाउंड के बराबर दौलत थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। देखिए, इसने इतनी सारी दौलत कैसे कमाई, तो इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया था। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से तो बरी कर दिया गया। बाद में देखिए उसके ऊपर से भ्रष्टाचार आरोप हटा दिए गए थे, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या
कर ली थी, क्योंकि उस पर आरोप लगा था इसलिए उसने खुद आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब, देखिए नवाब से ये नवाब बन गए, नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो जो लोग यहाँ से पैसा लेकर जाते थे, धन दौलत बहुत सारा कमा कर लेके जाते थे और वहाँ पर आलीशान होकर जीवन जीते थे, उन्हीं को वहाँ के लोग नवाब कहते थे। आगे देखते हैं कंपनी का फैलता शासन। देखिए कंपनी का शासन कैसे फैला। यदि हम 1757 से 1857 के बीच, देखिए इन 100 सालों में 1857 में ही 1857 की जो क्रांति होती है के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। देखिए उन लोगों के लिए अनजान ही था भारत और उन्होंने सीधे हमला नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। किस प्रकार, देखिए कूटनीतिक साधनों का प्रयोग करके कंपनी ने यहाँ साम्राज्य स्थापित किया। बक्सर की लड़ाई कब होती है? 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। देखिए सहायक संधि क्या थी? ये अंग्रेज लोग क्या करते थे, सैनिक रखते थे उन्हीं के, देखिए जो स्थानीय राजा थे उन्हीं के दरबार में अपने सैनिक रखते थे कि अगर तुम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी युद्ध में तो हम अपनी सेना देंगे। और इनका रखरखाव कौन करता था? वो स्थानीय राजा ही करता था। इसी को कहते थे सहायक संधि। और इसके बदले हम क्या देंगे तुम्हें? बाहरी राजाओं से सुरक्षा देंगे। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अब भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे। अगर देखिए भारतीय शासक जो थे उस सेना के रखरखाव के लिए अंग्रेजों को पैसे देते थे, तो अगर वो उस रकम को अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल, जो 1758 से 1805 तक था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्योंकि नवाब सेना सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। देखिए किस तरह ये अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग कर करके इलाके छीने नवाबों से। तो ये क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट है कि सहायक संधि के द्वारा किसने सबसे पहले अवध को छीना था, अवध के नवाब से उसका इलाका जीता था। तो 1801 में अवध को अपने अधिकार में ले लिया था इन्होंने। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। तो सहायक संधि किसने चलाई थी? लॉर्ड वेलेजली ने चलाई थी। ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए सिराजुद्दौला
ये नवाब सिराजुद्दौला का चित्र है। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला हैं ये। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी ये आप खुद से पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है टीपू सुल्तान। देखिए, स्थानीय जो शासक थे अलग अलग स्थानों पर राज करते थे इंडिया में, उन सब से इन्होंने धीरे धीरे लड़ाई करके अंग्रेजों ने सारे लगभग आधे भारत को, मतलब आधे से ज़्यादा भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। तो एक थे टीपू सुल्तान, ये शेर ए मैसूर कहलाते थे। ये मैसूर के थे। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। देखिए, डायरेक्ट युद्ध का ऐलान किया इन्होंने अंग्रेजों ने। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है। देखिए, सबसे पहले इन अंग्रेजों ने अपने सैनिक तैयार किए, बहुत सारे सैनिक, बहुत सारी आबादी को खरीद लिया, वहाँ स्थानों को खरीद लिया, गाँव को खरीद लिया, उन सबको सैनिक प्रशिक्षण दिया यूरोप के तर्ज पर, और फिर बहुत सारे सैनिक इकट्ठे करके और स्थानीय शासकों से लड़ाइयाँ लड़ के इन्होंने उस राज्य को जीता। तो देखिए, हैदर अली शासन था इनका 1761 से 1782। हैदर अली के पुत्र ही थे ये टीपू सुल्तान, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, इनका शासक था 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मैसूर के शासक थे ये, और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। मालाबार तट पर होने वाले मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। जो देखिए, मालाबार तट पर व्यापार होता था केरल के तट पर, वो सब मैसूर के नियंत्रण में ही था। जहाँ से काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, वो सब इन्हीं के नियंत्रण में था टीपू सुल्तान के। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया कि तुम यहाँ से ये सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते। कंपनी को मना कर दिया इसने। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो ये देखिए, फ्रांसीसी व्यापारियों से इसके घनिष्ठ संबंध थे, अंग्रेजों से नहीं थे। उसके बाद देखते हैं, ये टीपू सुल्तान का चित्र है, आप देख सकते हैं। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठा, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उसके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती रहे। तो देखिए, ये टीपू सुल्तान हैं और इनके ये 2 बेटे हैं, इनको बंधक बना लिया था अंग्रेजों ने। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। उस समय जो गवर्नर था वो कॉर्नवालिस था। आगे देखते हैं, टीपू सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज जो थे आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 बार युद्ध हुए। देखिए, 4 बार जंग लड़ी गई अंग्रेजों ने मैसूर के साथ। किस किस साल में? 1767 से 59 तक लड़ी गई पहली जंग। दूसरी 80 से 84, 4 साल तक चला युद्ध। फिर 90 से 92 तक चला, और लास्ट युद्ध था 1799 में। 1799 में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वाडियार
राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि सौंप दी गई। अब मैसूर भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया सहायक संधि के बाद। देखिए टीपू सुल्तान की कहानी है ये, टीपू सुल्तान की स्थानीय कहानी। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। तो देखिए कितना शक्तिशाली दिखाया गया है टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी। अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके। ये युद्ध में अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारे गए थे। तो ये टीपू सुल्तान का खिलौना शेर है। ये खिलौना है इनका जो आज यूरोप में है। ये एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं इसको। देखिए अब देखिए मराठों से लड़ाई होती है अंग्रेजों की। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है 1761 में होती है। किस किस के बीच होती है? ये मराठों और अंग्रेजों के बीच होती है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। अब मराठे देखिए कई राज्यों में बांट दिए गए। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसी अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये 5 भागों में बट गए थे। ये सारे सरदार एक पेशवा मतलब सर्वोच्च मंत्री होता था के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी मतलब राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ये 2 बचे थे। 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। कौन कौन? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। इनको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं अंग्रेजों के साथ। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ में खत्म हुआ था, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध जो हुआ वो 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया था। इसका नतीजा यह हुआ था कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। दूसरे युद्ध में अंततः 1817 से 19 के बीच एक युद्ध लड़ा गया। इसके तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। अब देखिए अंग्रेज पूरी तरीके से जीत चुके थे। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब देखिए विंध्यांचल के मतलब विंध्यांचल पर्वत बीच में पड़ता है, उसके नीचे दक्षिण भाग पर पूरे में अंग्रेजों का दबदबा बन गया। सर्वोच्चता का दावा, ये देखिए लॉर्ड हेस्टिंग का चित्र है, आप देख सकते हैं। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। सारे में अपना विस्तार कर लिया था। देखिए कंपनी ने लॉर्ड हेस्टिंग जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वे भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिकृत ग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। ये सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर
फिलहाल कर्नाटक में है ये अभी। कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, रानी चेन्नम्मा ने इनका अंग्रेजों का विरोध किया। ये देखिए, कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई एक मूर्ति है। कितनी बहादुर थी ये रानी चेन्नम्मा। आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरी एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी चपेट में ना ले ले। इस डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुईं और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। तो पंजाब में कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे। इनसे भी इनके युद्ध हुए और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी जीत लिया था। ये देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का दरबार दिखाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब देखेंगे विलय नीति। विलय नीति क्या थी? अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। देखिए, इसने एक विलय नीति अपनाई जिसमें क्या था, स्थानीय शासक की अगर कोई पुत्र नहीं है तो उसका राज्य जो था अंग्रेज हड़प लेंगे। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे कि सतारा 1848 में हड़प लिया गया, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इन सबको अंग्रेजों ने हड़प लिया इसी नीति के आधार पर। इसके बाद देखिए, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। देखिए, अब इन्होंने क्या किया, हड़प नीति, इसको विलय नीति या हड़प नीति भी कहते थे। तो देखिए, जो अवध का नवाब था उसका अपना पुत्र था, लेकिन फिर भी इन्होंने उस पर कुशासन का आरोप लगाया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था अंग्रेजों ने, तो वो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था इन्होंने, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। इन्होंने ये कहा कि हम इसको आज़ाद कराना चाहते हैं क्योंकि जो यहाँ का शासक है वो अच्छा नहीं है और अपनी जनता को आज़ाद कराना चाहते हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया, क्योंकि ये नवाब अच्छा था लोगों के प्रति। और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। जब 1857 की महान क्रांति हो रही थी तो अवध के लोगों ने भी उसमें हिस्सा लिया था। आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति के बारे में। आगे देखते हैं
देखिए ये चित्र दिया है, ये 1757 का चित्र है। 1757 में 1757 तक 1797 तक कलकत्ता, बनारस और ये हैदराबाद के पास, यहाँ ये जो आप येलो येलो देख रहे हैं, पीला भाग जो है, यहाँ पर ब्रिटिश शासन था। इसके बाद देखिए 1840 तक, ये 1797 था, ये 1840 तक इन्होंने इतने, ये जो येलो भाग दिख रहा है, यहाँ पर कब्जा कर लिया था इस सारे एरिया में। इसके बाद देखेंगे अंग्रेजों का शासन दिखाया गया है। ये 1857, जब 1857 की क्रांति होती है तो अंग्रेजों ने देखिए कितने भूभाग पर कब्जा कर लिया था भारत के। ये आप देख रहे हैं येलो येलो, लगभग आधे से ज़्यादा भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। इसके बाद देखते हैं नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग जो 1773 से 1785 तक थे, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय, गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। देखिए बंगाल में, बम्बई में और मद्रास में ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थीं, कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था। जो शासन था सारा गवर्नर के पास था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। देखिए पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन अब तीनों का गवर्नर जनरल हो गया। पहले सिर्फ गवर्नर होता था, अब गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। क्या क्या किया इसने? न्याय के क्षेत्र में भी उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। देखिए 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने ही की थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। कौन कौन सी? फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। तो देखिए जो दीवानी अदालतें थीं, उनके जो मुखिया होते थे वो यूरोप के होते थे, अंग्रेज होते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, कलेक्टर की निगरानी में ही होते थे। और ये फौजदारी अदालतें जो थीं अभी भारत के हिसाब से ही थीं। काजी और मुफ्ती, मुफ्ती क्या होता है? वकील को मुफ्ती कहते थे और काजी, जज को काजी कहते थे। महाभियोग क्या होता है? देखिए महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद की ऊपरी जो सदन होती है, उसमें व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। तो देखिए इनके ऊपर महाभियोग लगता है। देखिए ये चित्र देख रहे हैं यहाँ, ये वॉरेन हेस्टिंग पर मुकदमा चला है। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। देखिए जब लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, ये वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल यहाँ के, जब यूरोप वापस लौटे तो इन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। किसने चलाया था? एडमंड बर्क ने चलाया था। ये आगे देखते हैं। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हॉल्डेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों का भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बंगाल में कब हुई? तो ये 1773 में ही हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत।
डेथ हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। देखिए, जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। तो देखिए, कलेक्टर का सबसे बड़ा पद होता था, जो आज डीएम का होता है वही सब कलेक्टर का होता था, कलेक्टर कहते थे उस समय। तो इसका कानून व्यवस्था बनाए रखना और वहाँ पर कर टैक्स इकट्ठा करना सब कलेक्टर के ही हाथ में था। कंपनी की फौज, देखिए ये आप देख रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में दिया है। ये वॉरेन हेस्टिंग पर जब महाभियोग चला तो आप इसको अपने आप से पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार मतलब घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित जो थे, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। ये कंपनी ने जब अपनी फौज तैयार की उसके बारे में दिया है। ये सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। इसके बाद 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो ये सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यह भी तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सत्ता को सिपॉय, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। तो देखिए, इन्होंने आर्मी का प्रशिक्षण देना स्टार्ट किया और अपनी आर्मी को बढ़ाया। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य जो था कहाँ कहाँ लड़ा, म्यांमार में, अफगानिस्तान में, मिस्र में, सबसे लड़ रहा था। जहाँ सिपाही जो थे, मस्केट मतलब तोड़ेदार बंदूक होती थी, मैचलॉक से लैस होते थे। ये सारी मस्केट और मैचलॉक बंदूकों से लड़ते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। देखिए, धर्मशास्त्र क्या होता है? संस्कृत की ऐसी कृतियाँ होती थीं जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती थी। ये धर्मशास्त्र जो थे ईसा पूर्व 500 वर्ष से पहले लिखे गए थे। इसी के आधार पर जो होती थी, धर्मशास्त्र के आधार पर ही फैसले होते थे। सवार क्या होता है? घुड़सवार। मस्केट क्या होता है? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक को कहते हैं। मैचलॉक क्या होता है? शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस की चिंगारी दी जाती थी, इसीलिए इसको मैचलॉक कहते हैं। आगे देखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आती थीं, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों को सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते हैं अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी कि वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 के विद्रोह में हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाती है। इस विद्रोह के बारे में हम आगे अध्याय 5 में पढ़ेंगे।
देखिए कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार का चित्र है ये, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं इसके बारे में। आगे देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। देखिए कि हमने पूरे पाठ में पढ़ा कि कैसे व्यापारिक कंपनी व्यापार करने के लिए आए थे अंग्रेज और एक शासन बना बैठे यहाँ। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से ये प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुँचने में, देखिए पहले जो था 6 से 7 माह का समय लग जाता था भारत से, यूरोप से भारत पहुंचने में, लेकिन भाप से चलने वाले जहाज़ों ने ये यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। अब देखिए 3 हफ्तों लगते थे, तो जो इनका व्यापार था और ज़्यादा तेज हो गया। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। अब देखिए बहुत ज़्यादा लोग आने लगे थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो आपने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया, हमारे देश पर अधिकार कर लिया। एक कूटनीतिज्ञ और शक्तिशाली लोग ही ऐसा कर सकते हैं। आगे देखेंगे अन्यत्र। अन्यत्र में क्या है? देखिए इसी समय अन्य जगह क्या हो रहा था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार चल रहा था। तो दास व्यापार, डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। देखिए जैसे हमारे देश में आए ये व्यापारी, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में भी पहुँचे डच। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। देखिए दास बाजार होते थे और लोगों को बेचा जाता था। ये आप देख सकते हैं चित्र इसका, दासों को बांधकर जंजीरों से लेकर जाया जा रहा है। और 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित कैप में निजी स्वामित्वों की में दासों की संख्या जो थी 36,774 थी। 1824 में कैप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाले नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। ये ब्यौरा दिया है उसने, आंखों देखी का अपना, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक बार देखिएगा, दूसरी बार देखिएगा, दूसरी बार इससे नोट्स तैयार कीजिएगा। जो फैक्ट होते हैं, जो युद्ध लड़े गए थे, अंग्रेजों ने कैसे शासन स्थापित किया था, वो सब आप लिखते चले जाएं। देखिए अब आप मैचिंग ये कर सकते हैं आराम से। जैसे दीवानी क्या होता है? देखिए दीवानी जब मिल जाती है तो वहाँ से भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता है। शेर मैसूर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालत से मिल जाएगी। रानी चेन्नम्मा, ये देखिए कहाँ की थी? कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। वॉरेन हेस्टिंग जो थे, ये कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल। सिपाही को क्या कहा जाता था? सिपॉय कहा जाता था। रिक्त स्थान, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत जो थी कहाँ से शुरू हुई? ये प्लासी के युद्ध से हुई थी। प्लासी के युद्ध से 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ये मैसूर के शासक थे, मैसूर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।